हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख संगठन, उनके हेड ऑफिसेज और उनकी स्थापना कब हुई, क्या उनके काम हैं, इन सारी चीज़ों को आज पढ़ेंगे। जितने भी इंडिया के फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे रिलेटेड ये पूरा चैप्टर आपका रहेगा। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो घर बैठकर आप तैयारी कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके आप ये पूरे के पूरे स्टडी मटेरियल अपने घर पर आप मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को घर बैठे हमारे साथ जुड़कर सुनिश्चित कर सकते हैं। सबसे पहला आज का ऑर्गेनाइजेशन है, उसे बोलते हैं आप लोग नीति आयोग, या फिर आप इसको नीति कमीशन भी कह सकते हैं। नीति आयोग में जो नीति है वो अपने आप में एक पूरी की पूरी फुल फॉर्म के रूप में इसको यूज किया जाता है, जिसको आप लोग नीति की फुल फॉर्म अगर मानेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये पूरे का पूरा नीति का फुल फॉर्म है। बहुत सारे एग्जाम्स में नीति की फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है। दोस्तों, योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन जो बनाया गया था 2015 के अंदर, प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग की जगह नीति आयोग या नीति कमीशन ने ले ली है। और अब नीति कमीशन देश के लिए सारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करता है। इसकी शुरुआत की अगर बात करें, स्थापना की बात करें, तो 1 जनवरी 2015 रहेगा, क्योंकि इसी दिन योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। हेड ऑफिस की बात करेंगे तो इसका हेड ऑफिस दोस्तों नई दिल्ली के अंदर है। अगर इसके चेयरमैन की बात करेंगे तो भारत का प्रधानमंत्री, इंडिया का जो पीएम होता है, वो नीति आयोग का चेयरमैन होता है, जैसे वो पहले योजना आयोग का चेयरमैन होता था। उसके बाद बात करेंगे सेबी की, एक ऐसा संगठन जो फाइनेंशियल संगठन के रूप में देश के अंदर बहुत बड़ा काम करता है। सेबी की अगर बात करें तो दोस्तों फुल फॉर्म पूछी जाती है। फुल फॉर्म रहेगी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी की फुल फॉर्म है। स्थापना की बात होगी दोस्तों 12 अप्रैल 1992 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और हेड ऑफिस इसका मुंबई के अंदर है। फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड ज्यादातर संगठनों के हेड ऑफिस मुंबई के अंदर हैं, चाहे एनएससी हो, चाहे बीएससी हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे आपका सेबी हो, जितने भी दूसरे बड़े बड़े बैंक हैं, आमतौर पर मुंबई, क्योंकि मुंबई को हम भारत की कमर्शियल कैपिटल बोलते हैं। मुंबई को भारत की व्यापारिक भी कह सकते हैं, और इसको अगर सही वर्ड यूज करेंगे तो आप वाणिज्यिक बोलेंगे। वाणिज्यिक, मुंबई भारत की वाणिज्यिक राजधानी है, जिसको आप लोग कमर्शियल बोलते हो, क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल तो दिल्ली है लेकिन कमर्शियल के रूप में मुंबई है, तो इसका मतलब बहुत बड़े संगठन यहाँ ऑलरेडी हैं। उसके बाद बात आती है इरडा की, जिसको आप लोग IRDAI कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको इरडा भी कह देते हैं। और दोस्तों इसकी फुल फॉर्म की बात होगी तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आई से बनेगा इंश्योरेंस, आर से बनेगा रेगुलेटरी, डी से बनेगा डेवलपमेंट, ए से बनेगा अथॉरिटी और आई से बनेगा इंडिया। दोस्तों इरडा आप लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने समाज में जब आपका इंश्योरेंस करने आते हैं, आपकी पॉलिसी करने आते हैं, तो जब पॉलिसी के बारे में बताते हैं आपको, तो वो बार बार बताते हैं आपको, कागज पे लिखते हैं, जब समझाते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो इरडा से मान्यता प्राप्त है, IRDAI से हमारी अप्रूव्ड है, RDI के थ्रू हम लोग काम कर, यानी इस टाइप की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। क्योंकि समाज में बहुत सारी फेक कंपनियां आई और उनका पता भी नहीं चला, पैसा लेकर के निकल गई, तो इसलिए ऐसी संस्थाओं का हवाला इंश्योरेंस पॉलिसी के समय भी किया जाता है, दिया जाता है। तो इरडा दोस्तों फुल फॉर्म आपने देख लिया, ये इरडा का लोगो होता है। उसके बाद बात करें स्थापना की, तो 1999 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की गई और इसका हेड ऑफिस दोस्तों हैदराबाद के अंदर, ये याद रखना, यहाँ पर आपको मुंबई भी ऑप्शन मिलेगा लेकिन आपका आंसर जो है वो यहाँ पर हैदराबाद आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ट्राई। ट्राई दो दोस्तों, इंडिया के अंदर जितना भी टेलीकम्युनिकेशन या टेलीकॉम सिस्टम है वो सारा ट्राई के थ्रू काम करता है।
ट्राई, जिसको आप लोग अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत बार आप इन शब्दों को सुनते हो। जब जियो देश में लॉन्च किया गया तो आप लोगों ने सुना कि वोडाफोन, आइडिया, दूसरी एयरटेल कंपनियां ट्राई के पास चली गई। जब जियो ने अपने फ्री डाटा देना शुरू किया या डाटा के दाम गिराए तो भी ट्राई के सामने बाकी कंपनियां गई। यानी इंडिया के अंदर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत के अंदर टेलीकॉम सेक्टर को संभालने वाली सबसे बड़ी संस्था है। मोबाइल कंपनियों टेलीकॉम सेक्टर के लिए क्या नियम होंगे, क्या रूल होंगी, क्या गाइडलाइंस होंगी, किस तरीके से उनको काम करना है, किन चीजों से उनको बचना है, क्या हिदायतें होंगी, ये सारी चीजें आमतौर पर ट्राई करता है। और इसके अंदर अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे स्थापना की, तो 20 फरवरी 1997 इसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट रहेगी। और हेड ऑफिस की अगर बात होगी तो दोस्तों नई दिल्ली के अंदर होगा, न्यू दिल्ली, तो ये आपका ये रहेगा। उसके नाबार्ड, नाबार्ड का नाम दोस्तों आप लोगों ने सबने सुना है। नाबार्ड की अगर बात करेंगे तो भारत के अंदर अगर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई संस्था लोन देने का या आर्थिक रूप से मदद करने का काम करती है तो सबसे पहले नाम आता है नाबार्ड का, जिसको फुल फॉर्म के रूप में आप लोग एन से नेशनल, बी से बैंक, ए से एग्रीकल्चर, फिर ए आपका एंड में रहेगा, आर से रहेगा रूरल और डी से आएगा डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो बैंक है वो आपका नाबार्ड है। एक नेशनल बैंक के रूप में काम करता है। देश के अंदर बहुत सारे बैंक हैं और हर बैंक लोन देने का काम करता है, तो ज्यादा बैंकों पर प्रेशर ज्यादा होता है। और दूसरी बात, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट देश के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्टर है और इतने बड़े सेक्टर को जब दूसरे बैंकों से लोन और मदद मिलती थी तो वो चूक जाते थे और उस तरीके से सीरियसनेस नहीं आ पाती थी। तो इसलिए एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए और रूरल एरिया का विकास करने के लिए एक अलग बैंक बनाने का फैसला किया गया और उसका नाम रखा गया नाबार्ड। नाबार्ड सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 के अंदर और हेड ऑफिस दोस्तों इसका मुंबई के अंदर है। बात आती है दोस्तों सिडबी की। सिडबी भी किसी प्रकार का एक संगठन है जिसको जैसे नाबार्ड को एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर के लिए बनाया गया, वैसे ही सिडबी को जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए बनाया गया। क्योंकि बड़े बड़े उद्योगों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़ी बड़ी फर्म्स को तो लोन कोई भी बैंक दे देता है, लेकिन छोटी इंडस्ट्री की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए सिडबी की स्थापना की गई, जिसे आप स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। इसका काम है जितने भी लघु उद्योग हैं, जिनको आप लोग स्मॉल इंडस्ट्रीज बोलते हो, उनको डेवलपमेंट के लिए उनकी मदद करना, ये सिडबी का काम है। स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को और हेड ऑफिस दोस्तों इसका लखनऊ के अंदर है। ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल सेपरेट है, क्योंकि अगर सिडबी का हेड ऑफिस कहाँ है, अगर ये क्वेश्चन आता है ना तो ऑप्शन ए में आपको मिलेगा मुंबई, ऑप्शन ए में आपको मुंबई मिलेगा, ऑप्शन बी में आपको मिल सकता है नई दिल्ली, ऑप्शन सी में मिल सकता है आपको बेंगलुरु मिल सकता है और डी में आपको मिल जाएगा लखनऊ। आप सोचेंगे या तो ए मुंबई हो सकता है या नई दिल्ली हो सकता है, बेंगलोर भी हो सकता है, बट लखनऊ तो नहीं हो सकता। ज्यादातर बच्चों का जिनको नहीं पता है उनका ये आइडिया होगा, लेकिन दोस्तों यही गड़बड़ होती है। एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सिडबी का जो हेड ऑफिस है वो दोस्तों लखनऊ के अंदर है। नेक्स्ट है आपका एनएससी। एनएससी एनएससी की फुल फॉर्म रहेगी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना 1992 के अंदर हुई थी। हेड ऑफिस इसका मुंबई के अंदर है और जो भारत के अंदर शेयर मार्केट को होल्ड करने का कुछ हद तक काम करती है, बीएससी के साथ मिलकर के और पैरेलल चलती है। इसके बाद बात आती है बीएससी की। बीएससी भारत की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज फर्म कंपनी है, जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। काफी सारे लोग दलाल स्ट्रीट के नाम से भी वर्ड यूज करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना 1875 में हुई थी
1875 के अंदर। हेड ऑफिस इसका भी मुंबई के अंदर है और भारत की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। फिर बात आती है एनएचबी की, जिसको आप लोग नेशनल हाउसिंग बैंक बोलते हो। नेशनल हाउसिंग बैंक यानी कि राष्ट्रीय आवास बैंक, एक ऐसा बैंक जो घर बनाने के लिए, हाउस मकान बनाने के लिए लोन देता है और उसके लिए बढ़ावा देने का काम करता है। स्थापना हुई थी 1988 में, यानी 9 जुलाई 1988 को स्थापना हुई। हेड ऑफिस दोस्तों इसका नई दिल्ली के अंदर है। फिर बात आती है एग्जिम बैंक की। एग्जिम बैंक, जिसको आप लोग नाम से आपको अंदाजा लग जाता है, लेकिन वैसे भी ध्यान से देखेंगे तो एग्जिम, एग्जिम ई एक्स, इससे बनेगा एक्सपोर्ट, आई से बनेगा इम्पोर्टेंट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, यानी आयात निर्यात भारतीय बैंक, यानी भारतीय निर्यात आयात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 के अंदर। हेड ऑफिस इसका मुंबई। नेक्स्ट है आपका LIC। कौन नहीं जानता, भारत के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी, सरकारी अधिकारक क्षेत्र की और प्राइवेट लिमिटेड के रूप में कुछ हद तक काम करने का जिम्मा आगे हो सकता है मिल जाए, लेकिन फिलहाल तक भी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रूप में काम करने वाले। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत के अंदर इंश्योरेंस की शुरुआत इन्हीं से की गई। चाहे मनुष्यों के हेल्थ के हैं, लाइफ बीमा है, सारे काम करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर रही थी और अभी भी है। कितनी सारी कंपनियां आई और चली गई, लेकिन LIC आई और हमेशा के लिए भारत के अंदर जम गई। सरकार ने सपोर्ट किया, जनता ने विश्वास दिखाया और LIC का नाम आज भी अगर कोई इंश्योरेंस के लिए बात करता है तो सबसे पहले नंबर पर विश्वसनीयता में LIC आता है। स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी के अंदर की गई थी और हेड ऑफिस दोस्तों इसका भी मुंबई में है। नेक्स्ट आता है आपका इसरो। दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर स्पेस सेक्टर में अगर दुनिया के बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज, नासा जैसी एजेंसियों को कोई टक्कर दे सकता है या अपनी ओर आकर्षित कर सकता है तो वो भारत की शान है इसरो। दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको डॉक्टर विक्रम साराभाई के सानिध्य में एक स्थापना की गई थी और उसके बाद आज तक अगर आप देखोगे, चाहे आपका डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, चाहे सतीश धवन हो, चाहे अब्दुल कलाम जी हों, चाहे दूसरे जितने भी साइंटिस्ट हों, आज तक अगर आप देख लेंगे तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे-ऐसे वर्ल्ड में हमारे अंतरिक्ष में काम किए हैं जो दुनिया जिनकी फैन हमेशा रही है और भारत का गर्व ये संस्थाएं रही हैं और खासकर इसरो इनमें सबसे टॉप पर है। स्थापना की बात करेंगे 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी 1969 में और हेड ऑफिस दोस्तों इसका बेंगलुरु के अंदर है। उसके बाद बात आती है बार्क, BARC, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आप कहते हैं। दोस्तों डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के नाम से नाम है। 3 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना की गई। हेड ऑफिस इसका मुंबई के अंदर है। यही वो संस्था है जिसको क्रेडिट जाता है भारत को परमाणु शक्ति, परमाणु हथियार और परमाणु ताकत देने का। बड़े से बड़ा देश भारत के सामने उस तरीके से नजर नहीं उठा पाता जिस तरीके से परमाणु बनने से पहले हालत होते थे। आज सबको पता है कि भारत के पास परमाणु हथियार हैं तो कोई भी देश सीधे तौर पर भारत से पंगा नहीं लेना चाहता है। उसके बाद बात आती है DRDO की। DRDO नाम दोस्तों काफी फेमस है। इसको आप लोग फुल फॉर्म की बात करेंगे तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, भारत की सेनाओं के लिए, डिफेंस सेक्टर के लिए जितने भी रिसर्च और डेवलपमेंट करने होते हैं, वो डीआरडीओ करता है। चाहे वो डीआरडीओ इसरो के साथ मिलकर काम करे, चाहे डीआरडीओ दूसरी संस्थाओं के साथ का मिलकर काम करे, जब-जब देश की सुरक्षा की बात आती है, डीआरडीओ सामने खड़ा मिलता है। भारत सरकार ने हाल ही में भारत की सेनाओं के द्वारा जो भी सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उनमें इसरो के साथ मिलकर के डीआरडीओ ने बहुत बड़ा काम किया। चाहे वो ऐसे-ऐसे जिसको आप लोग मान सकते हो टेक्निक्स बनाना, या फिर आपने देखा होगा कि जो आसमान से निगरानी करने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनाने हों, वो सारे के सारे काम डीआरडीओ बखूबी निभाता है और अब भी डीआरडीओ इसरो के साथ मिलकर देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा नए-नए रिसर्च और डेवलपमेंट करता रहता है। स्थापना हुई थी 1958 1958 के अंदर और हेड ऑफिस दोस्तों इसका नई दिल्ली में है। फिर आता है यूआईडीएआई। यूआईडीएआई दोस्तों भारत के अंदर जब एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात आई, तो आधार को स्वरूप दिया गया, आधार को कागज के ऊपर उतारने का प्लान बना। फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यू से बनेगा यूनिक, आईडी से बनेगा आइडेंटिफिकेशन, ए से बनेगा अथॉरिटी और आई से बनेगा इंडिया। यूआईडीएआई की स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी। हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। यूआईडीएआई को अब 11 साल हो चुके हैं। आधार हमारा जो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसके थ्रू आधार एक पहचान पत्र भी बन चुका है, आधार एक आईडी भी बन चुका है, आधार बैंकिंग सेक्टर में भी काम करता है, आधार टैक्सेशन के लिए भी पैन के साथ पैन कार्ड के साथ मिलकर काम करता है। यानी हर जगह आधार की आजकल पूरी ज़्यादा पहचान है देश के अंदर। उसके बाद बात करेंगे बीसीसीआई। बीसीसीआई बीसीसीआई दोस्तों कौन नहीं जानता दुनिया के अंदर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बहुत सारे बच्चे मिलेंगे आपको भाई, जिन बच्चों ने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा ना, बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जो इसके अंदर फुल फॉर्म में फंस सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बोलते हैं या फिर बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस तरीके से फुल फॉर्म बनाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाला बोर्ड बीसीसीआई का फुल फॉर्म है। दिसंबर 1928 के अंदर इसकी स्थापना की गई। हेड ऑफिस इसका भी मुंबई के अंदर है। पूरी दुनिया के अंदर भारतीय क्रिकेट की पहचान और बीसीसीआई की शान पूरी दुनिया जानती है। फिर बात आती है फिक्की की। दोस्तों दुनिया के अंदर देखा होगा आपने, वैसे ही भारत के अंदर भी हर फील्ड में बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। वैसा ही भारत के अंदर व्यापारियों का, बिजनेसमैन्स का, अमीरों का कह सकते हैं आप, व्यापारी सही वर्ड रहेगा, सबसे बड़ा संगठन जो है वो फिक्की है, जिसका फुल फॉर्म में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फुल फॉर्म एफ से फेडरेशन, आई से इंडियन, सी से चैम्बर्स, फिर सी से कॉमर्स, आई से इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। मुकेश अंबानी से लेकर रतन टाटा, बिरला से लेकर के जितने भी बड़े बड़े अडानी जैसे लोग हैं, वो सारे फिक्की के मेंबर होते हैं। और फिक्की एक प्रकार से एक प्रेशर ग्रुप होता है, एक प्रेशर ग्रुप होता है। दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट ग्रुप, एक होता है प्रेशर ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप को बोलते हैं दबाव समूह और इंटरेस्ट ग्रुप को बोलते हैं हित समूह। दोनों ग्रुप अपना अपना काम करते हैं। दबाव समूह जो है वो पैसे के दम पर काम करता है। सरकार के अंदर, इलेक्शन के अंदर राजनीतिक पार्टी को चंदा देना, चुनाव के बाद जब अपनी पसंद की सरकार बन जाए तो उनसे अपने हिसाब से उनसे नियम कानून और रूल बनवाना, ये आमतौर पर फिक्की का काम होता है। जितने भी बिजनेसमैन देश के अंदर होते हैं, जो इसके मेंबर्स होते हैं, उनके लिए अच्छे नियम, अच्छे कानून बनवाना फिक्की का काम है। इसके लिए वो अपने मेंबर से पैसा इकट्ठा करता है और जहां-जहां उसको जरूरत पड़ती है वो उसको इन्वेस्ट करता है। एक प्रकार से दबाव समूह ऑटोमेटिकली है। उसके बाद बात करते हैं स्थापना की। 1927 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और हेड ऑफिस दोस्तों इसका नई दिल्ली के अंदर है। फिर बात आती है इफ्को की। दोस्तों इफ्को आप लोगों ने सुना होगा बहुत ज्यादा। इफ्को इंडियन
फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है। गांव के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर, शहरों के अंदर भी आप लोगों को इफको लिखा हुआ, इफको के ऑफिस, इफको का कार्य आप लोगों को दिखेंगे। तो भारत के अंदर किसानों के लिए जो फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है, उसके सेक्टर के अंदर ये काम करता है। 3 नवंबर 1967 को इसकी स्थापना की गई थी और हेड ऑफिस दोस्तों इफको का नई दिल्ली में है। उसके बाद बात आती है एसोचैम की। एसोचैम, जिसको आप लोग एसोचैम के रूप में लिखते हो, एसोचैम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय प्रमोटर चैम्बर्स रिप्रेजेंटिंग ऑल रीजन ऑफ इंडिया। दोस्तों इसको जो बनाया गया था, वो इसको 1921 में बनाया गया था, ऑल चैम्बर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, पूरे भारत में उनको प्रमोट करने के लिए। हेड ऑफिस इसका भी दोस्तों नई दिल्ली के अंदर है। तो इस तरीके की तमाम क्लासेज होती हैं। और इससे पहले आपको ध्यान होगा कि मैं हिस्ट्री हिस्ट्री की बात अगर करें तो पूरा हिस्ट्री, चाहे वो आपका मॉडर्न हो, चाहे वो आपका मिडवल हो, चाहे वो आपका एंशिएंट हो, ये सभी मैं पूरी अपलोड कर चुका हूं आपके लिए। मॉडर्न हिस्ट्री तो लगभग 3.5 लाख से ज्यादा लोग थोड़े कम से कम दिनों में उनको देख चुके हैं। उसके बाद तीनों का क्रैश कोर्स भी मैं अपलोड कर चुका हूं। पूरे इंडियन पॉलिटी का क्रैश कोर्स मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं, 5.5 घंटे का। यानी तमाम वो चीजें आपको मिलेंगी जो आपके लिए जरूरी हैं। जीके के 18 टेस्ट आ चुके हैं, 18 एपिसोड मैं जीके टेस्ट के आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको तमाम वो चीजें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जो आपके लिए जरूरी हैं। और फिर अगर आप लोग घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं तो ये नंबर है ही, उठाइए नंबर और कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। जो भी आप लोगों को नोट्स चाहिए वो बाई कोरियर आपको पहुंचा दिए जाएंगे, जहां भी आप भारत में कहीं भी रहते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिलेंगी। पीडीएफ के लिए कोई कॉल और मैसेज ना ही करें, क्योंकि वो सारी हम ऑलरेडी आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं।